नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है पंजाब स्पेशल। 20 फरवरी को सूबे में वोटिंग है। वोटरों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे बड़े बड़े नेताओं से लेकर पॉलिटिकल पंडित तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के हर इलाके की सोच अलग है, मुद्दे अलग हैं। मौजूदा पंजाब मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, मालवा, मांझा और दोआब। पंजाब के इन तीनों क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग करने में रावी, ब्यास और सतलुज नदियां अहम भूमिका निभाती हैं। सूबे की 117 सीटों में से 69 मालवा से आती हैं, जिस क्षेत्र से सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और भगवंत मान आते हैं। मांझा और दोआब की भी अपनी राजनीति और अपना मिजाज रहा है। इस बार पंजाब के वोटरों के सामने कई सियासी विकल्प हैं, जो पंजाब की तस्वीर और वहां के लोगों की तकदीर बदलने का दावा कर रहे हैं। पंजाब में सत्ता के मिजाज को समझने के लिए सिर्फ राजनीतिक घटनाओं और परिस्थितियों को जानना ही काफी नहीं है। वहां की राजनीति को प्रभावित करने वाले कई और फैक्टर्स हैं, जैसे पंथ, डेरा, दलित, किसान और घराना। ये सब वहां की राजनीति में अहम किरदार निभाते हैं। आज मैं पंजाब के इन्हीं साइलेंट फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी, जो लोगों के वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंथ की। पंजाब की आबादी में करीब 58% सिख हैं। भले ही वहां हिंदुओं की आबादी 38% है, लेकिन वहां की सियासत में सिख पंथ कितना असरदार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1966 में पंजाब के अलग राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक कोई भी हिंदू पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। कहा जाता है कि पंजाब की फिजाओं में पंथ से बड़ा कोई दूसरा जुनून नहीं है। वहां की पंथिक सोच सब पर भारी पड़ती है। दरअसल मध्यकालीन भारत में हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ सिख धर्म की स्थापना हुई थी। इस नए धर्म में गुरु नानक देव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए लंगर परंपरा की शुरुआत की, जिससे लोग बिना भेदभाव के एक ही पंगत में खा सकें। गुरु अर्जुन देव के समय तक ये धर्म अच्छी तरह स्थापित हो चुका था और अमृतसर सिख समाज की नई राजधानी के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। पश्चिम से हिंदुस्तान आने वाले आक्रमणकारियों के लिए पंजाब गेटवे की तरह था, जहां के लोग सबसे पहले आक्रमणकारियों का सामना करते थे। ऐसे में इस समुदाय को सैन्य ट्रेनिंग देने की शुरुआत बड़े पैमाने पर हुई। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में इस पंथ का बहुत विस्तार हुआ। उन्होंने किसी को भी सिख धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सिख साम्राज्य के बिखराव के साथ ही इस पंथ को भी दूसरे समुदायों से चुनौतियां मिलने लगी। मुख्य धारा में सिख दूसरे धर्मों और पंथों का रुख करने लगे। ऐसे में 1873 में सिंह सभा का गठन किया गया, जिसका मकसद था सिख धर्म के पुराने गौरव को हासिल करना और इसका प्रचार प्रसार। गुरुद्वारे आस्था और शक्ति के नए केंद्र के तौर पर उभरे, जिन पर महंतों का कब्जा था। 1920 में महंतों के चंगुल से गुरुद्वारों को आजाद कराने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ और सिखों की आवाज बुलंद करने के लिए शिरोमणि अकाली दल का जन्म हुआ। यह सिख पंथ की ही ताकत थी, जिसने अंग्रेजों को सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 बनाने पर मजबूर कर दिया। सिखों के शौर्य, सिखों के संघर्ष, सिखों के त्याग और सिखों के सेवा भाव की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। इस धर्म की स्थापना का मकसद एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जिसमें सबके कल्याण और तरक्की का रास्ता खुले। जो पंजाब की पहचान बनी है वो
सिख फलसफे के साथ ही बनी है, गुरु घर के साथ ही बनी है। ये जो आइडिया था, ये पंथक आइडिया था टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। इस गुड गवर्नेंस को लेकर वो शुरुआत हुई पंजाब में। गुरुओं के फलसफे पर आगे बढ़ते हुए सिख समुदाय ने कमजोरों को गले लगाया तो आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और सिखों को जोड़ने वाले गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का साया मंडराने लगा। ऐसे में गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से आजादी दिलाने के लिए इस पंथ के लोगों ने संघर्ष शुरू किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC बनी। अकाली दल की छतरी तानी गई। ऐसा संघर्ष हुआ कि जुझारू सिखों ने अंग्रेजों को सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 लाने के लिए मजबूर कर दिया। इससे गुरुद्वारों का नियंत्रण SGPC के हाथों में आ गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी एक अपने आप में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन गया था, जिसके लिए इलेक्शन होते थे। और इलेक्शन में जैसे आपको मालूम है, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस मोबिलाइजेशन प्रोसेस में जो मेजॉरिटी सिखों की थी, वो गांव के लैंडेड पेजेंट्री या जिसको कहेंगे आप, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग थे, उसमें कहीं ना कहीं पे एक जो जट सिख की हेजेमनी बनने लगी। महात्मा गांधी ने SGPC और अकालियों के आंदोलन को समर्थन दिया तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अकाली भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। भारत को आजादी मिली बंटवारे की शर्त पर। मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ तो शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन प्रमुख मास्टर तारा सिंह ने इसका विरोध किया। आजादी के बाद भारत के हिस्से वाले पंजाब में नए तरह की मांग जोर पकड़ने लगी। आजादी के बाद जैसे माइग्रेशन हुआ तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो आज का पंजाब है, वहां पे सिख मेजॉरिटी हो गई। उस टाइम पे अकाली दल ने या सिखों ने जो मिलकर और सिख लीडरशिप की थी, उन्होंने चाहा कि हमारे को अलग से स्टेट मिल जाए जहाँ पे सिख मेजॉरिटी हो और वो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट भी हो। साल 1966 में पंजाब को अलग राज्य का दर्जा मिला। इससे इस नए सूबे का सामाजिक समीकरण बदल गया। साल भर बाद ही पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए तो अकालियों को बदले समीकरणों का फायदा साफ साफ दिखा। शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह पंजाब के पहले अकाली मुख्यमंत्री बने। अकालियों को SGPC से ताकत मिल रही थी। कांग्रेस ने पिछले 3 दशकों से खुद को सिख धार्मिक मामलों और SGPC से दूर रखा है। 1970 के दशक में कांग्रेस ने ज्ञानी जैल सिंह की अगुवाई में SGPC में दखल देने की कोशिश की थी, जिसे जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे चरमपंथी खड़े हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर तक की नौबत आई। बेअंत सिंह के दौर में पंजाब से आतंकियों के सफाई के दौरान कट्टरपंथी ताकतों की कमर टूट गई। शिरोमणि अकाली दल भी राजनीति की मुख्य धारा से किनारे लगता जा रहा था। ऐसे में अकालियों के समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि सिर्फ पंथक राजनीति के सहारे पंजाब की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है। माझा को तो पंथक राजनीति के सहारे साधा जा सकता है, लेकिन मालवा और दोआब के लिए पार्टी के दायरे को बढ़ाना होगा। ऐसे में 1996 में अकाली दल ने अपने मोगा सम्मेलन में राह बदलने का ऐलान किया और पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बात शुरू की। मोगा जो है पंजाब का नर्व सेंटर है। वहाँ से कम्युनिकेशन जो है हर तरफ बहुत आसान है। मोगा से फिरोजपुर को सड़क जाती है, मोगा से अमृतसर को जाती है, मोगा से ये मुक्तसर मलोट की तरफ जाती है, मोगा से आप जो है दरिया पार करके जा सकते हो, मोगा से आप मालवा तो है ये पूरा का पूरा। तो वो जो है कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। और अकालीज जो है इन्होंने अपना हमेशा एजेंडा जो है कि 96 में, 2000 जो है 7 में और 2012 में कि वहाँ से सम्मेलन किया और उसके बाद हमेशा इनको विक्ट्री हासिल हुई। पंथक मामलों में सूबे का सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र माझा है, जहां विधानसभा की 25 सीटें हैं। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और तरनतारन जैसे जिले इसके क्षेत्र में आते हैं। पंजाब का इतिहास गवा रहा है कि सरकार बनाने से लेकर गिराने तक में पंथक सोच ने बड़ी भूमिका निभाई है। 2015 में बरगाड़ी बेअदबी कांड को जिस तरह से बादल सरकार ने हैंडल किया, उसका साइड इफेक्ट 2017 के पंजाब चुनाव में दिखा। तो कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बेअदबी मामले के आरोपियों से निपटने में हीला हवाली का आरोप जड़ते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोले रखा और कैप्टन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। पंजाब में पंथ को लेकर लोगों में जुनून अक्सर सामने आता रहता है। ये पंजाब की राजनीति में पंथ का ही प्रभाव था।
कि शिरोमणि अकाली दल इतने वर्षों तक वहां की सत्ता में रहा। पंजाब में कांग्रेस के ज्यादातर मुख्यमंत्री भी पूरी तरह पंथ से प्रभावित और खुद को सिख परंपरा के करीब दिखने की कोशिशों में जुटे रहे। सिख गुरुओं ने जिस पंथ में सभी इंसानों को बराबर बताया, उसी पंथ में सत्ता से लेकर गुरुद्वारों के प्रबंधन तक में जट सिखों का वर्चस्व स्थापित हो गया। धीरे धीरे पंथ में भी आर्थिक और सामाजिक हैसियत में पीछे छूटने वालों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही थी। पंजाब की जमीन पर डेरों की परंपरा सिख धर्म के वजूद में आने के साथ ही शुरू हो चुकी थी। हर धर्म के गरीब और कमजोरों को डेरों के गुरु गले लगाने में लगे थे। डेरों में गरीबों और कमजोरों को नई उम्मीद दिखने लगी, जहां उन्हें मान सम्मान के साथ ही आर्थिक मदद भी मिल रही थी। एक स्टडी के मुताबिक पंजाब के गांव में करीब 9,000 सिख और 12,000 गैर सिख डेरे हैं, जिनमें से करीब 300 से ज्यादा लोकप्रिय हैं। करीब 1 दर्जन डेरे ऐसे हैं जिनके अनुयायियों की तादाद 1 लाख से ऊपर है। पंजाब के डेरों में बढ़ती भीड़ में सियासतदानों को एक मुश्त वोट दिखा और चुनावी मौसम में नेता डेरों के आगे नतमस्तक होने लगे। देखते ही देखते डेरे पंजाब पॉलिटिक्स के अदृश्य ताकत बन गए। पंजाब के हर हिस्से में डेरों का अच्छा खासा प्रभाव है। सूबे का हर चौथा शख्स किसी न किसी डेरे से जुड़ा है। रेप और मर्डर केस में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम गुरमीत सिंह को 21 दिन की फरलो मिल गई है। मतलब 28 फरवरी तक वो जेल से बाहर रहेंगे। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को फरलो दिए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे हैं। पंजाब में जो चुनाव है उसको पूरी तरह प्रभावित करेगा बाबा राम रहीम का ये ऐसे पेरोल पे जाना, फरलो पर छोड़ देना, क्योंकि जो मालवा बेल्ट है पंजाब की, जहां 30 से 35 सीटें हैं, उस पे लाखों की तादाद में इस डेरा के समर्थक हैं, पैरोकार हैं। डेरा सच्चा सौदा का मालवा क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। इसके अनुयायियों की तादाद करीब 2 करोड़ बताई जाती है और इसका पंजाब के मालवा क्षेत्र की 35 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। साल 2002 में भीतर खाने डेरा सच्चा सौदा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश की, तो 2007 के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया। इससे मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को कामयाबी तो मिली, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसी तरह राधा स्वामी डेरे का पूरे पंजाब में मजबूत प्रभाव माना जाता है। समर्थकों की बड़ी तादाद के बाद भी राधा स्वामी डेरा चुनावों में अपनी पसंद और नापसंद को लेकर चुप रहता है। जालंधर के पास के बल्ला स्थित डेरा सचखंड का रविदास बिरादरी पर अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है कि रविदास बिरादरी से जुड़े बड़े फैसले डेरा सचखंड में ही होते हैं। दोआब क्षेत्र में जीत हार के फैसले में रविदास बिरादरी अहम भूमिका निभाती है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी इसी समुदाय से आते हैं। ये डेरा सचखंड का प्रभाव ही है कि अकाली दल के सुखबीर बादल मत्था टेकाए हैं, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी नतमस्तक हो चुके हैं। इस बार कैंडिडेट देख रहे हैं वो कि उस उम्मीदवार को किस उम्मीदवार को उन्होंने किसने मदद उनकी की, जो उनका फॉलोअर्स है, उनका लोकल प्रभाव कैसा है। इसी तरह आशुतोष महाराज के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का भी पूरे पंजाब में अच्छा खासा असर है। भले ही मेडिकल साइंस आशुतोष महाराज को क्लिनिकली डेड कहता हो, लेकिन उनके भक्त उन्हें गहन समाधि में बताते हैं। उनकी संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाते हैं। डेरों में लोगों की भीड़ को देखते हुए नेताओं ने डेरा समर्थकों को वोट बैंक की तरह देखना शुरू किया। माना जाता है कि इसकी शुरुआत ज्ञानी ज़ैल सिंह के जमाने से हुई। साल 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ज्ञानी ज़ैल सिंह ने सिख राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने और अकालियों को कमजोर करने के लिए डेरों में जाना शुरू किया। बाद में प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का डेरों में आना जाना लगा रहा। सभी लोग वहां पर जो पॉलिटिशियन है वहां जाना शुरू किया। ये नहीं कि डेरेदार कहते थे हम आपको वोट देंगे, उनको लगता था हम डेरा में जाएंगे, जो लोग वहां पर फॉलोवर आते हैं हमें देखेंगे, हमें उनको देखेंगे, बाबा जी इनको आशीर्वाद देता है तो हो सकता है कि वो हमें वोट दे दे।
दरअसल देश के बंटवारे के समय लाखों लोग पाकिस्तान से पंजाब आए, जिनमें से ज्यादातर खाली हाथ थे, दलित और गरीब थे। ऐसे में पंजाब के गांव-गांव में फैले छोटे बड़े डेरों में बेघर और बेसहारा लोगों को जगह मिली। पंजाब की आबादी में हर तीसरा वोट दलित समुदाय का है, लेकिन ये भी सूबे की सियासत का मिजाज रहा है कि दलित वोटर कभी एकजुट नहीं रहा। पंजाब के अलग राज्य बनने के 55 साल बाद ही दलित समुदाय का कोई शख्स मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। कांग्रेस ने दलित समुदाय ताल्लुक रखने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर बड़ा दांव चल दिया। उधर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन है। सरकार बनने पर अकाली दल ने दलित समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया है। पंजाब के चुनावी अखाड़े में खड़े सभी दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की कोशिशों में जुटे हैं। दरअसल आजादी के पहले से ही पंजाब में दलित अलग अलग टुकड़ों में बटे रहे। मसलन वाल्मीकि, रविदासी, कबीरपंथी, मजहबी सिख। 31% दलित आबादी में 31 से 32 गुट हैं, जिनके बीच दूरियां इतनी हैं कि अलग अलग गुट आपस में रोटी बेटी का भी रिश्ता नहीं रखते, जबकि आर्थिक सामाजिक हैसियत में सब एक ही धरातल पर खड़े हैं। अब तक पंजाब का दलित वोट बैंक कभी एकजुट नहीं दिखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2022 में सूबे के दलित वोटर एकजुट होकर अपनी सियासी ताकत का एहसास कराएंगे? पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। ये पंजाब में दलित वोटर्स का दम ही है कि कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, फिर तमाम विरोधों को किनारे रखते हुए पार्टी का अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। 111 दिनां लोकां नूं महसूस होया कि कोई लोकां दी सरकार है, आम लोकां नूं नाल काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस ने न जट सिख नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की परवाह की, न ही सुनील जाखड़ की। भले ही अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कस रहे हों, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ रहे हों, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के इस दाव से सूबे का सियासी समीकरण कितना बदल गया है। सैंड माफिया की जित हो गई है, सो अज चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट इन्हां दा सैंड माफिया है। पंजाब के अखाड़े में खड़ी हर सियासी पार्टी सूबे के दलित वोटर्स को साधने में जुटी हुई है। दरअसल सूबे की आबादी में हर तीसरा वोट दलित समुदाय से है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि सूबे का दलित वोट कभी एकजुट नहीं रहा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 31.9% दलित आबादी है। इसमें से 19.4% दलित सिख हैं और 12.4% हिंदू दलित हैं। वहीं कुल दलित आबादी में से करीब 26.33% मजहबी सिख, 20.7% रविदासी और रामदासी, 10% अधधर्मी और 8.6% वाल्मीकि समाज से आते हैं। दरअसल दलित सिख और दलित हिंदू पंजाब में एक पार्टी को वोट नहीं देते हैं, उन्होंने अपने अपने सियासी रास्ते चुन रखे हैं। अकाली दल के अंदर दलित पॉलिटिक्स का एक अपना बोलबाला रहता है और वो दलितों को अकोमोडेट करते हैं, कांग्रेस भी अकोमोडेट करती है। तो दलित पॉलिटिक्स है भी सही पंजाब में, और जैसे दूसरी जगह पे है वो और सारे फैक्टर भी काउंट करते हैं। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में आज के दिन कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती। पंजाब की 45 से 50 सीटों पर सत्ता की चाबी दलित वोटरों के हाथ में है। सूबे की 117 सीटों में से 23 दुआब क्षेत्र से आती हैं, जहां रविदास समाज के 10 से 12 लाख लोग हैं। दरअसल कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर सूबे के 32% दलित वोट बैंक में चुंबक लगाने की कोशिश की।
इस बार अकाली दल ने अपने जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन किया है और इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए दलित समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। तो आम आदमी पार्टी भी दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक में चुंबक लगाने में जुटी है। पंजाब में कभी दलित वोट एकजुट नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर पंजाब का दलित वोटर एकजुट हो पाएगा या पुराने ढर्रे पर ही अलग अलग पार्टियों में दलित वोटर बटे रहेंगे? पंजाब के दलितों के दिल में क्या है, इसका खुलासा तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। पंजाब की पॉलिटिक्स को किसान फैक्टर भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सूबे की 75% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानी से जुड़ी है। पंजाब में 40 सीटें ही ऐसी हैं जहां शहरी वोटर ज्यादा हैं। शेष 77 सीटों पर सत्ता की चाबी किसानों के हाथ में है। पंजाब के किसान कभी अकाली दल तो कभी कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार सूबे के किसान वोटरों को लेकर भी अजीब असमंजस है। दरअसल मोदी सरकार के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन साल भर से ज्यादा चला। अकाली दल ने इस मुद्दे पर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। बाद में मोदी सरकार ने तीनों कृषि सुधार कानून वापस ले लिए, लेकिन जो किसान आंदोलनकारी राजनीति और राजनेताओं से दूरी बरत रहे थे, उनके ही कुछ गुट राजनीतिक दल बनाकर पंजाब के चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस बार पंजाब के किसानों का वोट किसे मिलेगा? पंजाब की राजनीति का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वहां की पावर पॉलिटिक्स में गिने चुने घरानों का वर्चस्व रहा है। मसलन पटियाला राजघराना, जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं, मुक्तसर का बादल परिवार, अमृतसर का मजीठिया परिवार, तरनतारन का कैरो परिवार, सरई नागा का बराड़ परिवार और संगरूर का मान परिवार। इनमें से ज्यादातर घराने आपस में रिश्तेदारी की डोर में बंधे हैं। आजादी के बाद से पंजाब की राजनीति पर 6 बड़े खानदानों का वर्चस्व रहा है। सत्ता कभी इस खानदान तो कभी उस खानदान के बीच आती जाती रही है, लेकिन अब ये परिपाटी बदलती दिख रही है। पटियाला का यादविंदर सिंह खानदान, मुक्तसर का बादल परिवार, अमृतसर का मजीठिया परिवार, तरनतारन का कैरो परिवार, सराई नागा का बराड़ परिवार, संगरूर का मान परिवार। राजनीतिक तौर पर बटे इन परिवारों की आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। कुछ दूर के तो कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार हैं। इसमें प्रकाश सिंह बादल के नाम 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के हाथों में शिरोमणि अकाली दल की कमान है और इस बार चुनाव में वो पार्टी का चेहरा है। सुखबीर बादल की शादी हरसिमरत कौर से हुई, जो सुरजीत मजीठिया की पोती हैं। सुरजीत मजीठिया पंडित नेहरू की सरकार में देश के रक्षा उप राज्य मंत्री हुआ करते थे। हरसिमरत के भाई बिक्रमजीत मजीठिया भी बादल सरकार में मंत्री रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अकाली दल पर बिक्रमजीत मजीठिया को लेकर बहुत सवाल उठे हैं। हालांकि सुखबीर बादल सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं। इस बार अकाली दल ने मजीठिया को कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व सीट से मैदान में उतारा है। अगर रिश्तों के लिहाज से देखें तो बादल और मजीठिया परिवार के बीच बहुत करीबी रिश्ता है। पंजाब का कैरो परिवार परंपरागत तौर पर कांग्रेसी था। प्रताप सिंह कैरो करीब 8.5 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। सीनियर बादल ने अपनी बेटी परनीत कौर की शादी प्रताप सिंह कैरो के पोते आदेश प्रताप सिंह से कर दी। ससुराल से आदेश प्रताप को बतौर गिफ्ट शिरोमणि अकाली दल से टिकट मिला। चुनाव जीतने पर ससुराली कमान वाली सरकार में मंत्री भी बने। आदेश प्रताप सिंह इस बार माझा क्षेत्र की पट्टी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई जसवंत सिंह कैरो की बेटी गुरविंदर सिंह की शादी हरचरण सिंह बराड़ से हुई, जो 1995 में बेअंत सिंह के आत्मघाती हमले में मौत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बने।
हरचरण सिंह बराड़ के बेटे सन्नी बराड़ और पटियाला के राज परिवार वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के छोटे भाई मलविंदर की शादियां सगी बहनों से हुई हैं। सुरिंदर पाल सिंह मान उनके ससुर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिमरनजीत सिंह मान भी आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों की शादियां काहलो परिवार में हुई हैं। पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव ज्ञान सिंह काहलो की बेटी परनीत से कैप्टन अमरिंदर सिंह की और गीत इंदर से सिमरनजीत सिंह मान की शादी हुई है। मतलब पटियाला के राजघराने की रिश्तेदारी बराड़ परिवार से, बराड़ परिवार के कैरो परिवार से और कैरो की बादल परिवार से। इस बार पंजाब के अखाड़े में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और बड़े सियासी घरानों के वंशजों की किस्मत का फैसला होना है। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते गुरकीरत कोटली और अकाली दिग्गज गुरुचरण सिंह तोहड़ा के पोते करमवीर सिंह तोहड़ा भी हैं। हमेशा की तरह पंजाब के चुनावी अखाड़े में इस बार भी पंथ, डेरा, दलित, किसान और खानदान जैसे साइलेंट फैक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन 2022 में पंजाब को नई राह मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अकालियों की पंथक राजनीति बहुत हद तक समावेशी बन चुकी है। कट्टरपंथी सोच पर विकास और रोजगार की जरूरत भारी पड़ रही है। सूबे के दलित वोटर भी किसी का पिछलग्गू बनने की जगह अपनी वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करने में गुना भाग कर रहे हैं। गुरमीत राम रहीम और कबीरपंथी रामपाल जैसे डेरा गुरुओं के कारनामों ने भक्तों के भरोसे पर गहरी चोट की है। तो पंजाब के चुनावी अखाड़े में चरणजीत सिंह चन्नी और भगवंत मान जैसे चेहरे भी हैं, जो सूबे की खानदान और घराना पॉलिटिक्स को बदलने की सोच रहे हैं। ऐसे में इस साल बहुत हद तक पंजाब पॉलिटिक्स के पारंपरिक ट्रेंड को लेकर वोटिंग बिहेवियर तक में बड़ा बदलाव दिखे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इतिहास गवाह है पंजाब स्पेशल के इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, ईमानदार विश्लेषण और आपके हक से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।